आपने बायोडाटा में मेंशन किया आपने दृष्टिहीन बच्चों से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में आपने काम किया है। क्या काम था वहां पर आपका? जी सर। कृपया आप प्रश्न रिपीट करेंगे सर। आपने दृष्टिहीन बच्चों के से संबंधित प्रशिक्षण स्कूल में काम किया है? सर जो क्या? उनको जो ब्लाइंड बच्चों के लिए जो टीचर ट्रेंड होते हैं सर, उस संस्था में मैंने कुछ वर्षों के लिए काम, 2-3 वर्ष के लिए काम किया सर। क्या काम था आपका वहां पर? सर जो शिक्षण के जो विषय होते हैं सर, उनके जो जनरल कंटेंट होते हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य भूगोल है, या सामान्य गणित भी है, उस तरह के वो मेरे मैं पढ़ाता था सर वहाँ पे। ओके, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पर, क्या सीखा आपने? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा सर। और मैंने ये वहाँ पे सीखा, सबसे जो बड़ी चीज मैंने, जो मेरे व्यक्तित्व में मैं समझता हूँ कि काम भी आई सर, कि आंखें बंद करने के बाद भी अंदर जीवन बहुत है, और हम हमारी एनर्जी को जब हम आंख बंद करते हैं, उससे वो ध्यान से भी जोड़ता हूँ सर इस चीज को, तो हम हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, उसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। ओके। और दूसरा, मैंने सर एक संवेदनशीलता मेरी अच्छी हो गई सर उस संस्था में। ओके, चलिए। इसके बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में आए, इसके पीछे क्या खास वजह थी? सर जो उस समय में मेरे पास कोई भी जो सरकारी नौकरी को रोजगार के रूप में, जैसा कि मैं प्रथम बार मुझे अवसर यही मिला कि बीएड करने के बाद एक जैसी वैकेंसी आई सर, तो एक व्यवहारिक निर्णय था, मुझे जॉब की जरूरत थी सर, तो मैंने इसमें प्रयास किया और ईश्वर ने मेरा साथ भी दिया, सफलता भी मिल गई सर। ओके, और उसके बाद? अध्यापन से, जी, जी। अध्यापन उसके से बाद? मैं जुड़ा भी हुआ था सर, तो और मैंने बीएड भी किया था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कैरियर को एक अध्यापक के रूप में ही देखा सर। ओके, चलिए। आपकी हॉबी है क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा समझाइए। सर छोटे बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, यही मेरी हॉबी है। ओके, तो राजस्थान सरकार ने छोटे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए कोई कदम उठाया, आपको कुछ जानकारी है इसकी? पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसा महसूस किया हो, आपने सुना हो कहीं पे? सर अभी जहाँ तक मुझे थोड़ा याद आ रहा है सर, कि कुछ बस्ते का वजन कम करने से संबंधित कोई न्यूज मैंने पढ़ी थी सर। और और कुछ विषय से भी माफी चाहूंगा सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नो बैग डे चलाया था स्कूल में, बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे एक दिन सप्ताह में। जी सर। अच्छा, थैंक यू कोई सर। बात। चलिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना और लॉकडाउन की बच्चे वजह से बच्चों के हेल्थ और बच्चों पे आप क्या प्रभाव देखते हैं? कोई भी सकारात्मक नकारात्मक जो भी प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात तो सर, जो बच्चे अध्ययन की एक सामान्य प्रक्रिया, जो वो स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जैसे जो जो चीजें सीखते हैं, तो वो उनका विकास कुछ हद तक अवरुद्ध हुआ मानता हूँ सर मैं, कि वैसा जैसा उनको स्कूल की चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, वो वैसा विकास नहीं कर पा रहे हैं। और घर में रहने के कारण पेरेंट्स से थोड़ा बच्चे ज्यादा जुड़े हैं सर। और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज है, यद्यपि उनके कुछ नुकसान भी है, लेकिन उनको बच्चों ने अच्छे से ऑपरेट करना, चलाना सीखा है सर। इंटरनेट का उपयोग करना और कंप्यूटर आदि का उपयोग करना, ये बच्चों की योग्यताएं में बढ़ोतरी हुई है सर। ठीक है। एक छोटी सी बच्ची काफी चर्चा में है आजकल, जानते हैं? 2-3 साल की बच्ची है जो सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है। क्षमा चाहूंगा सर, मेरी जानकारी में नहीं। पढ़ाई के से संबंधित ही बच्ची ने कुछ निवेदन किया है सरकार से कि होमवर्क कम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं सुना आपने 1-2 दिन में? क्षमा चाहूंगा सर, मैं सुन नहीं नहीं। पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि सरकार ने बच्चों की बिना परीक्षा लिए इनको प्रमोट कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो सर, ये वक्त का तकाजा ही है, क्योंकि ऐसे में परीक्षाएं का आयोजन करना ही संभव नहीं था। और सामान्यतः जो ऑनलाइन परीक्षाएं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ जहाँ हो सकती है वहाँ हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा तो ये वक्त का तकाजा ही मैं कहूँगा सर। लेकिन अध्ययन कराने का प्रयास किया गया है, सभी बच्चे जुड़ नहीं पाए, तो समानता का व्यवहार करते हुए ये एक उचित निर्णय है सर। ठीक है, नेक्स्ट मूल सा पूछिए। अच्छा, आपके 12th और बीएससी में ग्रेड क्या रही है, श्रेणी?
सर 12वीं कक्षा में मेरी द्वितीय श्रेणी रही सर, और ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी रही। ग्रेजुएशन बीएससी किया आपने? जी। और उसके बाद में एमएससी किया? एमएससी मैंने नहीं किया सर, बाद में मैंने लोक प्रशासन से एमए किया सर। अच्छा, ये बच्चों में देखा जाता है कि बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद में वो एमएससी नहीं करते हैं, साइंस के प्रति कुछ समय तक लगाव रहता है, बाद में उसको छोड़ देते हैं, क्या कारण मानते हैं? सर कुछ स्थानों पे इसका कारण अच्छे दर्जे के कॉलेज होना या एमएससी की उपलब्धता नहीं होना भी हो सकता है। और सामान्यतः मैं जो मानता हूं सर कि ये प्रवृत्ति कुछ हद तक पाई जाती है, उसकी मेन वजह ये है कि जो बीएससी का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है कॉलेजों में, उसमें उतनी रुचि उत्पन्न करने में वो कहीं ना कहीं व्यवस्था असमर्थ रहती है सर। विज्ञान के लर्निंग में थोड़ा पिछड़ जाता है विद्यार्थी। ये एक कारण कहीं ना कहीं आता है सर, लेकिन सामान्यतः एमएससी में विद्यार्थी काफी करते हैं, और लगभग सीटें जो है वो खाली नहीं रहती है सर एमएससी की, जहाँ तक मुझे जानकारी है। विज्ञान के प्रति आपने कहा कि रुझान है, लेकिन इतना बड़ा देश होने के बाद में भी हमारे पास में पेटेंट बहुत कम है। नोबेल प्राइज अगर देखें तो काफी कम मिले हैं, क्या कारण मानते हैं? जो शिक्षण संस्थान है सर, वो अभी हमारे जो है, जो जैसे पाश्चात्य देशों में है, अमेरिका में है, उस लेवल तक का अभी विकास हम हमारे देश में एक विकास के क्रम की अवस्था में है सर, लेकिन पूर्णतया विकसित अभी हो नहीं पाया है। तो कुछ हद तक दूर दूर दराज जैसे शिक्षा का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया है, दूर दराज गांव कस्बों तक उतना अच्छे स्तर की शिक्षा अभी तक पहुंचाई नहीं जा सकी है। और जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं शिक्षा में, वैसे वैसे पुरस्कार भी काफी आ रहे हैं। लोग ना केवल देश में सर, हमारे भारतीय जो बच्चे हैं वो विदेशों में भी जाके भी अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, अपने ज्ञान का अच्छा लोहा भी बनवा रहे हैं। तो आने वाले समय में सर मैं समझता हूँ कि स्थितियां और भी अच्छी आएंगी। रिसर्च के प्रति अरुचि क्यों है, ये सवाल था मेरा। क्यों लोग रिसर्च नहीं करना चाहते? सर रिसर्च में कुछ हद तक जो मैं यही कहूंगा सर कि एक रिसर्च का सरकार का भी जो है एक रिसर्च की तरफ फंड कम रहता है। ऐसा भी देखने में है कि कई जो विद्यार्थी है वो रिसर्च से जुड़े हुए वो प्रतिभा पलायन वाली स्थिति भी हो जाती है। तो धीरे धीरे इन चीजों में सुधार हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है, और बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे सर। लेकिन लगातार हम तरक्की की और इस समय हम अचीवमेंट की तरफ अग्रसर है। सरकार रिसर्च को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर रही है? कोई योजना अगर याद आ रही हो आपको? अभी विशेष रूप से रिसर्च से जुड़ी हुई योजना मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा चाहूंगा। अच्छा, 2 दिन पहले एक योजना के बारे में काफी चर्चा रही है, युवा, YUVA। जी, आपने सुना इसके बारे में? मैं सर अभी रिकोलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये हिस्ट्री को रीराइटिंग के लिए ऑथर्स को प्राइज देने की योजना है। तो क्या हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है, या सरकार हिस्ट्री के साथ फेरबदल कर रही है? मैं ये समझता हूँ सर कि ऐसी तो कोई परिस्थितियां विद्यमान नहीं है कि पूर्ण रूप से आमूलचूल लेखन हिस्ट्री का दोबारा से किया जाए। लेकिन चाहे इतिहास हो, विज्ञान हो, या कोई भी विषय हो, उसमें कुछ रिसर्च करने की, लिखने की परिस्थितियां कैसी रही, उसमें पक्ष विपक्ष देखने की, पहलुओं का और अधिक अध्ययन करने की, ये संभावना तो हमेशा रहती है सर। हर विषय को जो है अपने आप में जो है एक सुधार की गुंजाइश रहती है, वो हर विषय एक प्रगति के पथ पे रहता है। तो इसलिए इतिहास में भी रिसर्च तो होनी चाहिए सर, लेकिन पूरी तरह से सामान्य आमूलचूल पुनर्लेखन की आवश्यकता मुझे नहीं लगता सर। विजेता इतिहास अपने लिखवाते हैं, सहमत हैं आप इससे? सर थोड़े से आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो गई थी सर, माफी चाहूंगा। कृपया आप दोबारा जी। ये प्रश्न रिपीट करें सर। ऐसा कहा जाता है कि विजेता इतिहास को अपने हिसाब से लिखते हैं। सर सर काफी हद तक ये तथ्य सही है सर कि
अभी वर्तमान में हम एक स्थायी व्यवस्था में जी रहे हैं सर। आज कोई भी सरकारें बदल जाती है तो भी वो एक व्यवस्था रहती है जो एक सब चीज का लेखा जोखा तार्किक रूप से रखा जा सकता है। लेकिन इतिहास के पुराने कालखंडों को अगर देखा जाए तो जो हार गए थे उनका अस्तित्व भी बहुत सारे उदाहरणों में मिटा हुआ पाया गया। तो वो अपने इतिहास की गवाही दे नहीं पाएंगे, उनका साहित्य भी नष्ट भ्रष्ट किया गया है। और विजेता के यशोगान में साहित्य लिखा गया है। तो ऐसा ऐसा तो है सर, स्थितियां पाई जाती है। विजेता इतिहास बनाते भी हैं, ये एक दार्शनिक वाक्य है सर, और विजेता के अनुसार इतिहास लिखा भी गया है। पुराने काल खंडों, मध्य काल और प्राचीन काल में कुछ हद तक सत्य है सर। वर्तमान में एक विवाद बड़ा चर्चा में है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। क्या मुख्य जड़ है इसकी, मूल कारण क्या है इसके पीछे? सर एक तो यरूशलेम में जो तीन धर्मों का जो केंद्र है सर, तीन धर्मों की आस्था का, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। और दूसरा सर जो उसके आसपास की जो वहाँ की एक भू रणनीतिक परिदृश्य है सर। इजराइल के आसपास जो है चारों तरफ जो है वो मुसलमान देशों का बाहुल्य है। और सर ऐतिहासिक रूप से एक बीच की जड़ है सर, एक धार्मिक रूप से इनका एक विवाद रहा है सर शुरुआत से ही। और उसके बाद सर जो जिस जगह पे अभी इजराइल है, यहाँ पहले फिलिस्तीन की भूमि होती थी, और वो एक उसकी स्थापना को भी अपने आप में उन देशों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस गतिरोध के कारण सर अब वैसे धीरे धीरे स्थितियां हालांकि सुधर रही है, कुछ देशों ने मान्यता दी है, इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य किया है। लेकिन फिर भी सर जब कोई संघर्ष की स्थिति बनती है तो फिलिस्तीन इजराइल में, तो एक भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण जो है और देश भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और तूल पकड़ लेता है मामला। एक टू स्टेट थ्योरी की काफी चर्चा हो रही है इसमें, क्या है ये? सर टू स्टेट थ्योरी का मतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए मान्यता दी जाए, वो वैश्विक समुदाय भी उसको स्वीकार कर ले और दोनों देश भी अंतर्मन से उसको स्वीकार कर ले। तो ये रोजराज का जो झगड़े का और फसाद की वजह है, ये समाप्त हो जाए और अमन चैन की सर वहाँ पे परिदृश्य बन जाए, ऐसा इस थ्योरी का अर्थ है। अभी अमेरिका ने कहा है कि कोरोना की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से रिसर्च किया जाए और पता लगाया जाए, और उसका संकेत वुहान लैब की तरफ है। आपका इस मामले में क्या विचार है? ये सर शुरू से ये विवाद में रहा है कि ये मैन मेड वायरस है या एक नेचुरल वायरस है। और इसके सर जो तकनीकी पहलू है वो उनके लिए तो फिर टिप्पणी करने के लिए काफी उच्च ज्ञान की मैं समझता हूँ आवश्यकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने और अपने अध्ययनों में पाया है कि इस वायरस में एक सामान्य रूप से जो पहले वायरस आते रहे उनसे ये कुछ भिन्न है सर, म्यूटेशन के क्षेत्र में, परिस्थितियों के साथ अनुकूलता बिठाने के क्षेत्र में। इसलिए इसमें अध्ययन का बार बार जिक्र आता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात वुहान की सर, तो वुहान का नाम इसलिए आता है कि सबसे पहले फैला वुहान शहर में था। तो वहां पे एक लैब भी है सर जिसमें वायरसों का अध्ययन किया जाता रहा है चीन के द्वारा। तो उससे कोरिलेट कर रही है स्थितियां। तो ये इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये तो एक पूर्ण जांच पूर्ण होने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक भ्रम और विवाद की स्थिति अवश्य है सर। मैं दो पहले पढ़ रहा था कि चाइना से 250 किलोमीटर दूरी पे हमन टोटा पे चाइना का जो अधिकार 99 ईयर लीज से संबंधित वो न्यूज थी। तो चाइना जो अपनी विस्तारवादी नीति कर रहा है, ये किस प्रकार से भारत के लिए नुकसानदायक या खतरनाक हो सकती है? सर सबसे पहला तो इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो परिदृश्य पे जो चीन का चरित्र है सर, वो दूसरे देशों के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में परेशानी का सबब बन जाने का रहा है। दूसरा एक विस्तारवादी नीति का भी उसका एक चरित्र का एक पहलू रहा है सर। और तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि श्रीलंका में जो उसने एक अभी जो लीज पे लिया है उसमें उसने इतने अधिकार प्राप्त किए, एक तरह से वो चीन का स्वायत्त क्षेत्र, या फिर ऐसा कहा जाए कि चीन का एक प्रोविंस के रूप में वो स्थापित हो रहा है। पासपोर्ट भी चीन का चलेगा वहां पे, और भी चीजें होंगी। तो भारत के लिए सर एक ऐसे प्रतिस्पर्धा, चीन एक प्रतिस्पर्धी देश है, उसका इतने नजदीकी और हिंद महासागर के मध्य तक जो पहुंच बना लेना, सैनिक अड्डा तक स्थापित कर लेना,
उसके लिए भारत को भी अब प्रति संतुलन के लिए अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए ये एक चिंता का विषय है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। नेक्स्ट मेंबर। सर हेलो हेलो, आवाज आ नमस्कार रही मैडम। है? नमस्ते सर। जी गंगानगर से बिलोंग करते हैं आप? तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले अनीता सर मैम ना मेरा वीडियो ऑन करो। 50% से ज़्यादा हो चुका है, तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। जी ठीक। सर। अभी सर 2-3 दिन पहले अखबार में एक खबर थी कि गंगानगर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर है। तो इसके पीछे जी, क्या रीज़न है सर? उसके लिए जो गंगानगर में जो मिट्टी है और उस मिट्टी के नीचे जस्ट नीचे की जो भूगर्भिक संरचना है, उसका सर उसका मैडम जो उष्मा धारिता जो है वो बहुत अधिक है। जितनी उष्मा जैसे बालू में रात को निष्कासित हो जानी चाहिए, वैसा निष्कासन श्री गंगानगर की धरती पे नहीं पाया जाता है। और लगातार उष्मा को सहेज के रखने के कारण दिन प्रतिदिन जो है उसका उष्मा का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है, उसमें उष्मा की धारिता बढ़ती जाती है। इसलिए जैसे जैसे गर्मी परवान चढ़ती है वैसे वैसे गर्मी उसमें सहेज के जो औसत तापमान है वो बढ़ता ही जाता है। ठंडा होने का उसको समय नहीं मिल पाता है उष्मा धारिता अधिक होने के कारण। तो ये इसका कारण है। जी, मुझे सुन पा रहे हैं मैडम आप? मैडम का माइक हेलो। ऑफ है। हाँ 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 जी जी सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आईजीएनपी है वहाँ पे, वहाँ जी, से जो शुरू होती है आईजीएनपी, कितने जिले लाभान्वित होते हैं इससे? इससे अभी संख्या तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैडम एकदम से, लेकिन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और पेयजल के लिए हनुमानगढ़ भी है। और भी एक दो जिले हैं। काफी बड़ा क्षेत्र राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान लगभग समूचा इससे लाभान्वित होता है मैडम। चलिए ठीक है, कितनी लिफ्ट है इसमें? लिफ्ट की संख्या याद नहीं कर पा रहा हूँ मैडम, मैं माफी चाहूंगा, अभी अच्छा रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें 7 लिफ्ट है टोटल। ये मुझे बताइए कि सबसे बड़ी लिफ्ट कौन सी है? जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैडम, कंवर से लिफ्ट प्रणाली सबसे बड़ी है। अच्छा, क्या नाम था इसका पुराना, कंवर सेन का? माफी चाहूंगा मैडम, पुराना नाम अभी याद नहीं कर। चलिए चलिए ठीक है, सबसे छोटी लिफ्ट कौन सी है? चलिए ठीक है ठीक है। बीकानेर रियासत का हिस्सा रहा है गंगानगर, तो राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में बीकानेर का विलय होता है? ये जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैडम, शायद चतुर्थ या पंचम चरण रहा होगा, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय हुआ था। उसी के साथ ये बीकानेर रियासत के साथ गंगानगर का भी विलय हो गया था। चलिए ठीक है, चौथे चरण में हुआ था इसका विलय। ठीक है जी। जी। अच्छा, बीकानेर प्रजामंडल जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द हम पढ़ते हैं तिरंगे की खातिर। क्या है ये तिरंगे की खातिर? ये जो चूरू की जो घटना थी उसके संदर्भ में आप जानना चाह रही है मैडम? नहीं, ये इसमें दरअसल राइसिंग। एक रायसी नगर और एक चूरू, दो घटनाएं हुई थी उस समय। और रायसी नगर में जो है शहीद बिरबल का नाम उसमें आता है उल्लेखनीय बड़े सम्मान के साथ, कि उन्होंने किसानों के लिए और जो तिरंगे के लिए जो संघर्ष किया और उनकी शहीद हो गए थे, इसलिए वो घटना। चलिए ठीक है। गंगानगर का लिंगानुपात कितना है? अभी थोड़ा सा मैं फिगर मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 886 या 887 के लगभग मुझे याद आ रहा है। चलिए ठीक है सर, महिला साक्षरता कितनी है? मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। पुरुष साक्षरता? अभी आंकड़े दरअसल मैं काफी दिन से देख नहीं पाया गंगानगर के, और चलिए ठीक है। मैं जैसे ही सूरतगढ़ के समय बारे मिलेगा इसको देखूंगा। ठीक ठीक है सर, सूरतगढ़ के बारे में कुछ बताएं, क्यों प्रसिद्ध है सूरतगढ़? सूरतगढ़ सबसे अधिक तो जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो उसके लिए प्रसिद्ध है। और अच्छा, उसके कितने? अलावा जी,
कितनी यूनिट है सर वहाँ पे? वहाँ पे 6 यूनिट है, 250 मेगावाट प्रत्येक। 6 और है, इसके अलावा, कंफर्म है आप? जी मैडम, टोटल यूनिट कितनी है सर के वहाँ पे? अलावा कुछ जो क्रिटिकल वाले जो यूनिट है वो उसके जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1 या 2 यूनिट वो भी उसमें स्थापना के दौर में है, चलिए लेकिन ठीक है। चालू चालू यूनिट 6 है वहाँ। कितने मेगावाट का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे? 1500 मेगावाट। टोटल की बात, टोटल पूछ रही हूँ सर मैं आपसे। चलिए ठीक है सर, पदमपुरा क्यों प्रसिद्ध है? पदमपुरा में जो बायोमास से ऊर्जा बनाने का एक केंद्र है एक तो, और उसके अलावा उसके पास में बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा भी है। अच्छा, और बुड्ढा जौहर झील, ये क्या है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ मैडम, जो गुरुद्वारे में जो झील है उसी का नाम शायद बुड्ढा जोड़ झील कहा जाता है, लेकिन मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। अच्छा, ये रामू जाट की ढाणी गंगानगर को हम जब भी पढ़ते हैं तो ये क्या है रामू जाट की ढाणी? जो गंगानगर का वर्तमान में पुरानी आबादी जो क्षेत्र है, वही प्राचीन काल, सॉरी, पुराने समय में रामू जाट की ढाणी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, गंगानगर में किन्नू मंडी है, जी। सुना होगा आपने। तो किन्नू मंडी से राजस्थान को कितना रेवेन्यू मिलता है? एग्जैक्टली रेवेन्यू के बारे में तो मैं माफी चाहूंगा मैडम, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन विश्व स्तर पर किन्नू के लिए जो गंगानगर का क्षेत्र है वो पहचान रखता है, और उत्पादन यहीं से होता है सर्वाधिक। अच्छा, चलिए ठीक है सर। मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है, थॉर्नबर्ग का जलवायु वर्गीकरण बताइए। माफी चाहूंगा मैडम, वो अभी याद नहीं कर पा रहा। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, राहुल जी, जी सर। आप आपको मैं अजमेर से कहूँ सीधा कि आपको बांसवाड़ा यहीं से एसडीएम बना के भेजना है हमने। तो आप अजमेर से बांसवाड़ा कैसे जाएंगे, मुझे रास्ता बताइए, किन किन जिलों से आपको गुजरना पड़ेगा? अजमेर से बांसवाड़ा जाने के लिए सर उदयपुर से गुजरना पड़ेगा, डूंगरपुर से गुजरना पड़ेगा, और संभवतः राजसमंद से भी गुजरना पड़ेगा, या भीलवाड़ा से गुजरना पड़ेगा। सीधा रास्ता पता है आपको, एग्जैक्ट पता है? नहीं सर। नहीं पता है। आप यहाँ से गंगानगर से आपको अजमेर आना है, कैसे कैसे किन किन जिलों से गुजरते हुए आएंगे आप? गंगानगर से अजमेर आने के लिए सर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद सीकर, सीकर से जयपुर, और जयपुर के बाद में सर अजमेर। नागौर नहीं आएंगे? ये रास्ता सीधा नहीं पड़ेगा आपका? अच्छा, आपको अभी एग्जैक्ट नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं। मूलसा और अनीता जी, पहले मूलसा आप बताइए, फिर अनीता जी बोलेंगी कुछ। सर मेरी तरफ से तो डन ही है, अच्छा किया सर ने, और मेरे सवालों के अच्छे जवाब दिए थे। एक अनीता जी वाले सवालों में मैं थोड़ा इंटरफेयर करके कहना चाह रहा था कि आपने, जहाँ तक मुझे पता है, ये शब्द काफ़ी बार आज उपयोग किया है। मुझे एक इंटरव्यू में मना कर दिया था उन्होंने कि आप वही बता रहे हैं जो आपको पता है, तो इसलिए बार बार जहाँ तक मुझे पता है ये मत उपयोग करिए। एक आध बार कह दे तो ठीक है। मेरे जो सवाल थे उन सवालों में आपका जवाब लगभग वैसा ही था जो मैंने एज्यूम किया, तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इंटरव्यूअर के दिमाग तक आप पहुंच रहे थे। बाकी का एक्सपीरियंस आपका है ही अच्छा, तो आप अच्छे जवाब देंगे। एक छोटा सा अगर परिवर्तन करना चाहें, आज वापस से हम ट्रैक से थोड़े दूर जा रहे थे कि जवाब लंबे हो रहे थे, तो ये मेरा सजेशन है, आपके जवाब सारे अच्छे हैं, इन जवाबों को थोड़ा और कंसाइज कर ले, थोड़ा और छोटा कर ले, और चीज वही रहे, एक्सट्रैक्ट वही रहे, सार कहीं नहीं जाए, जवाब थोड़ा छोटा हो जाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। सर। अनीता जी। हेलो सर, मैंने तो डिस्ट्रिक्ट से सारे क्वेश्चन पूछे थे ऑलमोस्ट सर, आपने सब बढ़िया बताए। एक सर सूरतगढ़ वाला आप वो देख ले, उसमें टोटल जब मैं कह रही थी तो उसमें 10 है सर टोटल, अभी मैंने, मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने अपने ग्रुप में सेंड किया है क्या उसको, है? आप उसे देख। टोटल सर 10 यूनिट है सर वहाँ पे। 250 मेगावाट की 6 है ना, मेरे ख्याल से 250 तो मेगावाट 1500। की, जी सर वो 6 हैं, और 660 मेगावाट की 4 हैं, वो और अच्छा, टोटल 4 हो गई प्रोडक्शन लगभग। होता है। हाँ हाँ जी सर,
और तो टोटल प्रोडक्शन वहाँ पे 4140 मेगावाट का होता है। वो सर मैंने अपने ग्रुप में भेजा है, आप उसे देख लें, बाकी तो बढ़िया ही है सर। वो क्रिटिकल टोटल वाला 9 वो। जिले। हम्म। हाँ सर, आईजीएनपी से सर राजस्थान के हम्म। टोटल 9 जिले होते हैं लाभान्वित, और टोटल अभी 7 लिफ्ट है इसमें। सबसे बड़ी तो आपने सही बताया, सबसे छोटी वीर तेज, ये तो सर फैक्चुअल चीजें हैं सारी। हाँ हाँ। बाकी सर बहुत बढ़िया है सर, आपका आंसर देने का तरीका, लहजा बहुत अच्छा है सर। तो और ये मैंने सर ऐसे ही पूछ लिया किन्नू मंडी वाला कि कितना रेवेन्यू होता है, शायद पूछा जा सकता है वहाँ पे, तो आप हम्म। ये देखें। इसका है क्या आंकड़ा आपके पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट आपका है ना? अच्छा, मैंने सोचा शायद आपने देख लिया हो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ये आप देख लें सर, शायद पूछ सकते हैं। और बूढ़ा जोहड़ झील बिल्कुल सही है सर, वही गुरुद्वारे के पास में ही है, इसीलिए उसको बूढ़ा जोहड़ झील ही कहते हैं। बाकी बाकी ऑल ओवर बढ़िया है सर, अच्छा है। ठीक है। और सर एक और चीज, आप सर बोल रहे थे बार बार, है ना, एक बीच बार में, बोल तो दिया वहां था। पर एक, हाँ एक बार बोला सर। अब आपका क्या है कि मैडम ये कैमरा ऑफ है ना, वरना ये गलती नहीं होती। चलिए ठीक है सर, ओके। जी जी। हाँ, तो हो गई फीडबैक दोनों की। मैं कुछ बातें बता देता हूँ। आवाज आ रही है ना इसमें हाँ, थोड़ी? आ रही सर, आ रही पंखे है। की आवाज तो हावी नहीं हो रही है इस पे? नहीं, सही आ रही है एकदम। हाँ, एक पहली चीज तो ये है कि इतिहास के पुनर्लेखन वाला जो सवाल किया था, जी। ये थोड़ा, बहुत से सवालों में किसी में आंसर थोड़े लंबे हो रहे थे कि मूल से नहीं देखा, जो स्पेसिफिक जाना है। दूसरी चीज है कि सीधा ना कहें आप। कभी भी इतिहास के बारे में कोई भी विवादास्पद चीजें पूछी जाती है तो हमने नहीं कहना है कि सीधा कि हाँ सर कुछ तो कुछ शासकों ने ऐसा किया है, ऐसा माना जाता है कि सर ऐसा ऐसा मत है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। हमने उनके बारे में बोलना ज्यादा अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि वो बाद में क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे फिर। इस तरह ऐसा माना जाता है कि इतिहास में ऐसे कुछ, मतलब अलग अलग मत है इतिहासकारों के। हम्म। और दूसरा, मुसलमान देश नहीं बोलना है सर हमने, इस्लामिक देश, वो थोड़ा सा एक वो शब्द यूज हो गया, दैट वाज नॉट सो, मतलब इतना नहीं था। हाँ, जिले का लोकेशन ये थोड़ा मुझे भी दृष्टि आईएएस वालों ने फंसा लिया था। ये सर दृष्टि आईएएस नागौर ने, तो हमारे तो क्या है, जो बसें आती है नागौर कभी कोई बस नहीं जाती है, जो जोधपुर जाती है वो बस नागौर जरूर जाती है। नहीं, गंगानगर उससे इधर आते वक्त पता नहीं, एक बार देख लेना थोड़ा सा। ऐसे शायद मैप में देख सीधी लाइन खींचे तो शायद लगता हो, लेकिन वो हाँ रूट वो बनता हाँ, नहीं है बस वो। है बस है। बसों हाँ, का ये अलग सीकर है। सीकर होके चूरू सीकर होके आती है बसें जयपुर। जयपुर और वो आते हैं, गाड़ियां जयपुर भी, से हाँ। नागौर आते हैं आप, हाँ उस रास्ते से। मुझे हम्म। दृष्टि आईएएस वालों ने सवाल पूछा था तो मैं वहां पे कोटपुतली वाले रास्ते के बारे में पूछा तो मैं फंस गया वहां पर। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप पूरा जिले के एक बार थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली लोकेशन देख लें, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कोई काउंटर सवाल आता तो भी हम डील कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है सर। और कुछ फैक्चुअल जैसे मैडम ने पूछा तो दैट इज कोई हाँ, दो, वो मैं सर रिवाइज नहीं कर पाया था आज कोई भी। जिले, वो आप उसमें देखो, जिले का। आप ये आंकड़े में इसमें शिक्षा का अनुपात, ये सब मोटी मोटी चीजें तो दिमाग में हम्म। रखना, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है सर। और आंसर छोटे करने हैं तो ये हम आज, क्या हमारा पहले प्लान था कि हम सर सामान्य रिकॉर्डिंग बातचीत सर होंगे। ऑफ कर दीजिए अगर फीडबैक पूरा हो गया तो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। महावीर जी कहाँ चले गए?